नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज बारी होगी सेक्शन 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 49 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। इस सेक्शन में कुछ वर्ड्स यूज हुए, यूसेजेस, टेनेट्स और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड भी यूज हुआ है, गवर्नमेंट वर्ड भी यूज हुआ है। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा थोड़ा आज भी बताएंगे। और यहां पर बात करते हैं ये सेक्शन कि जब कोर्ट को ओपिनियन बनानी हो, किसके बारे में? यूसेजेस के बारे में, प्रथाओं के बारे में, टेनेट्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, कि कोई जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, उसकी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उसके बारे में ओपिनियन बनाना। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेड में जब आप दो बनिए देखेंगे, आप दो मारवाड़ी लोग देखेंगे, तो ट्रेड में वो पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, वो एक वर्ड से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस वर्ड का मीनिंग तो कोर्ट को पता नहीं होता, सपोज वो वर्ड कभी क्वेश्चन में आ गया। अब कोर्ट को उसके मीनिंग के बारे में ओपिनियन बनानी है, क्योंकि एक पार्टी कहती है कि इस वर्ड का मीनिंग केवल ये है, और दूसरी पार्टी कहती है नहीं, इस वर्ड के मीनिंग में ये भी शामिल है। इसके बारे में कौन ओपिनियन दे सकता है, किसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी? तो फिर से अगेन मैं वही बताऊंगा, जब जब ओपिनियन की बात आपके सामने आए तो आप सोच लीजिए कि ओपिनियन ऐसे ही हवा में नहीं बने। पहली बात तो उसको बनाने के पीछे के ग्राउंड्स होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए। दूसरी बात, कोई हर व्यक्ति ओपिनियन नहीं बना पाएगा, इसलिए हर व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होने वाली है। जब जब ओपिनियन की बात हो, वो कुछ स्पेशल व्यक्ति होना चाहिए। तो सेक्शन 39 में वो स्पेशल व्यक्ति कौन है? स्पेशली स्किल्ड है, विशेष रूप से कुशल व्यक्ति है, उसी की ओपिनियन रेलेवेंट है उन 6 फील्ड में, 6 फील्ड्स में, जो सेक्शन 39 में है। सेक्शन 14(1) में क्या है जी? वहां एक पर्सन है। देखिए, सेक्शन 39 में एक्सपर्ट है, सेक्शन 41 में पर्सन है, बट एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग होना चाहिए, एक्वेंटेड विद द सिग्नेचर होना चाहिए। वहां पर जो परिचय है, परिचित होना चाहिए वो व्यक्ति। वहां पर केवल और केवल हैंडराइटिंग की बात हो रही है दोस्तों 41 में। वहां कस्टम और राइट और कुछ नहीं है, केवल एक ही फील्ड है, वहां हैंडराइटिंग। उस हैंडराइटिंग से जो परिचित व्यक्ति होगा, तो परिचित होने के कारण उसकी ओपिनियन को रेलेवेंट बनाया। सेक्शन 42 में कस्टम, जनरल कस्टम और जनरल राइट के बारे में ओपिनियन बताई जा रही है, बट वो व्यक्ति ऐसा था कि अगर वो कस्टम और राइट एग्जिस्ट करता तो उसे नॉलेज जरूर होती। वो पोजीशन ऐसी है उस व्यक्ति की। ये पोजीशन प्रूव करनी पड़ेगी एविडेंस देने से पहले कि हाँ, मेरी पोजीशन ऐसी है कि अगर ये कस्टम एग्जिस्ट करता तो मुझे नॉलेज तो होती। और अगर एग्जिस्ट करता है तो इसलिए नॉलेज है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो हाइपोथेटिकल कंडीशन, क्योंकि एग्जिस्ट करता तो मुझे नॉलेज होती, और मुझे नॉलेज नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं, सेक्शन 43 में भी ओपिनियन है, तो वहां पर कौन सा व्यक्ति है वो स्पेशल, जिसकी ओपिनियन को रेलेवेंट बना दिया गया, बट किसके बारे में? यूसेजेस के बारे में, टेनेट्स के बारे में। देखिए, when the court has to form an opinion as to, न्यायालय को अपनी एक राय बनानी है। क्यों बनानी है? बार बार रिपीट करता हूं, अब नहीं रिपीट करूंगा। आप अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए क्यों बनानी है। तो कोर्ट को जब अपनी ओपिनियन बनानी है, किसके बारे में? यहां पर 3 क्लॉज हैं, इन 3 के बारे में ओपिनियन बनानी है। तीनों के लिए बोल दिया कि किसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। तो सिंपल सी बात, वो विशेषता क्या है उस व्यक्ति की जिसकी ओपिनियन को रेलेवेंट बनाया जा रहा है? उस व्यक्ति के पास कुछ विशेष साधन है जो इन सब के बारे में नॉलेज रखता था। विशेष साधन है, इसलिए नॉलेज थी उसके पास इन सब की, इसीलिए उसकी ओपिनियन को यह सेक्शन रेलेवेंट बनाती है। तो कोर्ट में आने पर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसके बारे में ओपिनियन देना चाहता हूं, तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन ऐसी है कि मुझे इनके बारे में विशेष नॉलेज है भैया। अगर वो ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि मुझे विशेष नॉलेज है, मेरी पोजीशन ऐसी है, तो फिर उसकी ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होगी। तो वो 3 फील्ड हैं कौन कौन से?
3 क्लॉज लिखी है बट फील्ड ज्यादा है, 5 फील्ड है लगभग मिला। तो पहली क्लॉज में देखते हैं, तो ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। बॉडी ऑफ मैन, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बॉडी ऑफ वुमेन नहीं है, मैन में भी वुमेन शामिल है। जिस तरीके से पीछे मैंने एक वीडियो बनाया बताया कि ही में शी शामिल है, इसी तरीके से मैन में भी वुमेन शामिल है। तो मैन या वुमेन का कोई एक बॉडी है, एक संगठन है, या फिर कोई एक फैमिली है। इन सबके यूजेस का मतलब होता है प्रथा और टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत। अगर इनके प्रथा और सिद्धांत के बारे में कोई ओपिनियन बनानी है कोर्ट को, तो ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट बना दी जिस व्यक्ति के पास ऐसे मैन की बॉडी या ऐसी फैमिली की विशेष नॉलेज है, उसके पास विशेष साधन है ऐसे टेनेट और ऐसे यूसेज की जानकारी होने के। विशेष साधन कैसे हो सकते हैं? एक फैमिली के कस्टम की बात करता हूं, सपोज थोड़े फैमिली के यूसेज। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यूसेजेस और टेनेट्स क्या होते हैं। पहले टेनेट्स बताओ। टेनेट्स ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर यूसेजेस बने होते हैं, जिनके आधार पर प्रथा बनी होती है। और ये प्रथा जो होती है कस्टम के विद रेस्पेक्ट कुछ रीसेंट होती है, उतनी पुरानी नहीं होती जितनी पुराना कस्टम होता है। और जब ये प्रथाएं चालू रहते 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 बहुत पुरानी हो जाती हैं, तो यही प्रथा फिर कस्टम बन जाती है। तो प्रथा कस्टम से कुछ नई होती है, रीसेंट होती है। तो मान लेते हैं कि किसी फैमिली की किसी प्रथा किसी यूजेस के बारे में कभी कोई क्वेश्चन खड़ा हो गया, फैमिली डिस्प्यूट खड़ा हो गया, इसके बारे में ओपिनियन बनानी है, तो कैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास स्पेशल मीन्स ऑफ सच नॉलेज है, विशेष साधन हैं ऐसे व्यक्ति की ऐसी नॉलेज होने की, तो फैमिली की नॉलेज होने, फैमिली के बारे में, फैमिली के यूसेजेस और टेनेट्स के बारे में जानकारी हो किस किस के पास हो सकती। मान लो कोई पुरोहित हैं परिवार के, वही पंडित जी हर बार बच्चे का जन्म पर आते हैं और बच्चे का नामकरण करते हैं। वही पंडित जी हैं कि हमारे जो ये पंडित जी आज आते हैं, उनके पिताजी हमारे परिवार में आते थे और उनके पिताजी भी हमारे बाबा के परिवार में पूजा करने आते थे, जब कोई हवन होता था तो करने आते थे। तो उनके पिताजी ने अपने बेटे के साथ शेयर की, उनके बेटे ने अपने बेटे के साथ शेयर की बातें, और इसलिए इन जो आज के पंडित जी हैं, इनके पास विशेष नॉलेज है, विशेष साधन है बीइंग फैमिली का पुरोहित पंडित होना, उसके आधार पर उनको नॉलेज थी। इसलिए ये जो पंडित जी हैं आज, इनको ओपिनियन के लिए बुलाया जा सकता है कि आप बताइए इस पर्टिकुलर फैमिली की इस प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है। यहां पर देखिए वर्ड एग्जिस्टेंस यूज नहीं हुआ। यहां पर when the court has to form an opinion as to existence of uses or existence of tenets नहीं हुआ, जैसे कि सेक्शन 42 में हुआ था existence of general custom और existence of general right। it means existence छोटा पार्ट है, केवल एक बात कि उसका अस्तित्व था या नहीं था, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा यूसेज, ये प्रथा है या नहीं है, ये प्रथा ऐसे थी वैसे थी, इस प्रथा में और क्या क्या, भैया कुछ भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं, बट एग्जिस्टेंस नहीं है। आप सेक्शन 42 और 43 को एग्जिस्टेंस से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब वो व्यक्ति जिसके पास स्पेशल नॉलेज है इन दोनों बातों की, उस व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट हो सकती है। ये हुई क्लॉज 1। अब देखिए क्लॉज 2 क्या कहती है। क्लॉज 2 में बात होती है कि व्हेन the court has to form opinion as to the constitution and governance of any religious or charitable foundation। यहां पर कितने वर्ड यूज हुए? हर वर्ड अपने आप में बड़ा भारी है। कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है ये, गवर्नेंस, इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। किसका गवर्नेंस और किसका कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी एनी रिलीजियस, धार्मिक या चैरिटेबल फाउंडेशन, कोई भी एक ऐसी संस्था है जो रिलीजियस है या कोई दूसरी ऐसा कोई चैरिटेबल संस्था है, वो कैसे बना? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि वो किस तरीके से क्रिएट हुआ। गवर्नेंस का मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता आ रहा है, इसके बारे में ओपिनियन बनानी है कोर्ट को। तो कैसे व्यक्ति को बुलाएंगे, कैसे व्यक्ति की ओपिनियन को रेलेवेंट करेंगे? जिस व्यक्ति के पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फाउंडेशन मतलब रिलीजियस या फिर चैरिटेबल फाउंडेशन, ऐसे रिलीजियस और ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशन के कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बारे में जिस व्यक्ति के पास जानकारी होने के स्पेशल साधन होंगे। अगेन क्या होंगे? स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। ऐसे चैरिटेबल और रिलीजियस फाउंडेशन के बारे में अगर किसी व्यक्ति के पास जानकारी होने के कुछ स्पेशल साधन हैं तो ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे है कुछ नहीं इस सेक्शन में, एक ही बात है, केवल और केवल स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज जिस व्यक्ति के पास है उसकी ओपिनियन रेलेवेंट है। सेक्शन 42 में क्या था? एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी, कस्टम और राइट, जनरल कस्टम जनरल राइट। तो वहां पर व्यक्ति कैसा था कि अगर ऐसा कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता तो इस व्यक्ति की पोजीशन ऐसी थी कि इसके एग्जिस्टेंस के बारे में इसको नॉलेज जरूर होती भाई, ऐसा। बट यहां पर एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर उस प्रथा की, उस टेनेट्स की, उस गवर्नेंस की, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होने के कुछ विशेष साधन हैं। कैसे हैं? कि उस फाउंडेशन में उसके पिताजी सीए रहे थे, उसके पिताजी ने इसको कुछ बातें बताई और आज ये व्यक्ति इस फाउंडेशन में अकाउंटेंट है। तो इसके बारे में अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ तो इस अकाउंटेंट को बुलाया गया और कहा कि आप बताइए क्या ओपिनियन है। तो पहले ये बताइए कि आपके पास स्पेशल मीन्स क्या है नॉलेज का। अगर आप वो नहीं बता पाओगे तो आपकी नॉलेज, आपकी ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी। तो वो बताएगा कि मैं नंबर एक बात तो इसमें अकाउंटेंट हूं, दूसरा मेरे पिताजी इनके सीए थे तो उनसे मुझे जानकारी मिलती है, इसलिए मैं पोजीशन में हूं कि इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ मैं राय दे सकता हूं। तीसरा पॉइंट, एनी the court has to form an opinion as to meaning of words, meaning of terms, but कहां? used in particular district और particular class of people। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यूज होती है लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो यूज होती है या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल में होती है। अगेन क्लास ऑफ पीपल आ गया। तो क्लास ऑफ पीपल की बात कहां होती है पीछे? जब जर्नल की बात होती है, जर्नल कस्टम, जनरल राइट, तो कंसीडरेबल क्लास ऑफ पीपल। अगर कॉमन राइट है, कॉमन कस्टम है, इसका कंसीडरेबल क्लास ऑफ पीपल। यहां पर कंसीडरेबल नहीं है, क्लास ऑफ पीपल है। उस क्लास ऑफ, उसमें जो एक समूह है कुछ लोगों का, क्लास का मतलब अगेन कोई एक पैरामीटर पकड़ो, वो पैरामीटर जिन जिन लोगों के साथ में कॉमन है वो एक क्लास हो जाएगी। जैसे लैंग्वेज की बात करें, मैं हिंदी बोलता हूं तो हिंदी बोलने वाले सभी लोग एक पर्टिकुलर क्लास में आते हैं, इंग्लिश बोलने वाले सभी लोग एक पर्टिकुलर क्लास में आते हैं, तमिल बोलने वाले एक पर्टिकुलर क्लास में आते हैं। सपोज मैं पैंट पहनता हूं तो पैंट पहनने वाले सब लोग पर्टिकुलर क्लास में आते हैं। मैं धोती बांधता हूं जैसे साउथ में बांधते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लास होगी। एक क्लास किस वजह से हो? मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड करता हूं तो उस ट्रेड करने वाले सारे लोग एक पर्टिकुलर क्लास में हो गए। मैं एक टीचर हूं तो टीचर सारे एक पर्टिकुलर क्लास में आ गए। अब ये टीचर्स अगर कोई किसी वर्ड को पर्टिकुलर तरीके से ही यूज करते हैं
तो फिर उसका मीनिंग कौन बताएगा? मान लो कोर्ट को जानने की जरूरत पड़ गई कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस टर्म का मीनिंग क्या है, तो उस वर्ड का मीनिंग सपोज डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैंग्वेज बदलती चली जाती है, टर्म्स को भी अलग तरीके से यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक टर्म जो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डिनरी सेंस में यूज की जाती है, वही टर्म दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कभी गाली लगती है लोगों को, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर किसी ने कुछ बोल दिया और वो गाली लगी, कोई केस हो गया। अब कोर्ट को ओपिनियन बनानी है, एक पार्टी करिए कि जी मैंने तो इस सेंस में बोला इस वर्ड को, दूसरी पार्टी कहती नहीं जी हमारे यहाँ तो इसी सेंस में बोला जाता है, मेरा तो इसने डिफामेशन कर दिया। अब कोर्ट को ओपिनियन बनानी है कि क्या एक्चुअल में ऐसे ही बोला जाता है, तो कौन बताएगा? किस व्यक्ति की ओपिनियन? जिस व्यक्ति के पास ऐसे वर्ड का एक्चुअल मीनिंग की जानकारी के विशेष साधन है। देखिए एक्चुअल में जानकारी उसके पास है या नहीं है ऐसा नहीं है, विशेष साधन उसके पास है, उसे प्रूव कर दिया उसने कि हाँ मेरे पास विशेष साधन है इस शब्द की जानकारी होने के, इस टर्म की जानकारी होने के, तो वो फिर व्यक्ति सही है और उसकी ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगी। तो कैसे व्यक्ति की ओपिनियन? द ओपिनियंस ऑफ पर्संस हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो सेक्शन 39 देखिए कहती थी स्पेशली स्किल्ड, सेक्शन 41 कहती है एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, सेक्शन 42 कहती है he would be likely to know existence, और सेक्शन 43 कहती है स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। इनके कारण लोगों की ओपिनियन रिलेवेंट है, बस इतनी है इंपॉर्टेंट बात इन सेक्शंस में। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट आपको समझ, 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो यार, जैसा भी कमेंट करो बट बताओ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर सेक्शन 44 पर बात करेंगे और इसके आगे एक सेक्शन 45, और यहां पर ये ओपिनियन वाली सेक्शंस एंड हो जाती हैं। बट दोस्तों देखिए ये ओपिनियन वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैंने एक लिस्ट दी थी कि साइंस में कौन कौन से पार्ट है, फोरेंसिक मेडिसिन होता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है, डीएनए होता है, और इंजरीज के बारे में ओपिनियन होती है, पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ की क्या कैसे बताई जाएगी, टाइम क्या है था डेथ का, इन सब के बारे में ओपिनियन होती है। तो इनके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं चल रहा हूँ। आप मुझे लगता है कि आप नहीं बताएंगे तो मैं इतना ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो अगली वीडियो में 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।